हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करने वाले हैं इंडियन बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में। यानी कि आज के डेट में आपको किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, यानी कि किस बैंक में आपको ज्यादा सर्विस चार्जेस देना पड़ता है और किस बैंक में आपको कम सर्विस चार्जेस देना पड़ता है। तो देखो भाई, यहाँ पर मैंने इन दोनों ही बैंकों के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स का एक बाकायदा से पीपीटी तैयार करके रखी हुई है। तो अब इस पीपीटी के माध्यम से हम एक एक पॉइंट समझते हैं कि आपको ज्यादा सर्विस चार्जेस किस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट से बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, ये तो आपको भी पता है कि ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का नंबर 1 गवर्नमेंट सेक्टर बैंक माना जाता है। और भाई, ये बैंक भी DICGC से इंश्योर होता है और इंडियन बैंक भी DICGC से इंश्योर होता है। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। लेकिन ये मान के चलो कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भविष्य में कभी डूब गया ना, तो इंडिया का पूरा अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाएगा। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो और इंडियन बैंक के ऊपर भी आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि इंडियन बैंक भी काफी बड़े लेवल का बैंक है और ये बैंक भी जल्दी डूबने वाला नहीं है। इसके अलावा इन दोनों ही बैंकों में आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज वगैरह देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड वगैरह सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। अब बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो देखो इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में आप किसी भी ब्रांच में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो तो आप माइनर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना पड़ेगा। आपका 3 फिजिकल फोटो लगेगा और अकाउंट ओपन करते समय आपको अप टू 3000 रुपए तक की डिपॉजिट करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है, तभी आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही बैंकों में आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है और ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। हालांकि अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर रहे हो तो वो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करोगे ना तो आपको थोड़ा सा ट्रांजेक्शन लिमिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज्यादा देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो देखो, आज के डेट में ये दोनों ही बैंक आपको 2.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। हालांकि इंडियन बैंक 2.50% से लेकर के 2.65% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। लेकिन इंडियन बैंक में 2.65% का इंटरेस्ट रेट लेने के लिए आपके अकाउंट में काफी हाई लेवल का बैलेंस होना चाहिए। तो आप एक हिसाब से ये मान के चलो कि भाई इंटरेस्ट रेट लगभग सेम है इन दोनों ही बैंकों में। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के मामले में, मिनिमम बैलेंस के मामले में, इसके अलावा अगर मैं SBI के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के बारे में बात करूं, इंडियन बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के बारे में बात करूं, तो भाई SBI का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस इंडियन बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से थोड़ा सा शानदार है। तो यहाँ पर SBI का थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम SMS अलर्ट को लेकर के बात करें तो भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में SMS अलर्ट बिल्कुल जीरो है। SMS अलर्ट के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, जबकि इंडियन बैंक में आपको 25 पैसे प्लस GST पर SMS चार्जेस देना पड़ता है और मैक्सिमम आपको 15 रुपए प्लस GST मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर इंडियन बैंक का माइनस पॉइंट हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले। इसके अलावा अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। और यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में 10 पेज का 40 रुपए प्लस GST और 25 पेज का 75 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। जबकि भाई इंडियन बैंक आपको 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर भाई इंडियन बैंक का ये प्लस पॉइंट है चेकबुक के मामले में। साथ ही साथ इन दोनों ही बैंकों में आप UPI यूज कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह पर डे आप अप टू 1 लाख रुपए तक कर सकते हो। इसके अलावा इन दोनों ही अकाउंट के ऊपर कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती है, आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो अपने अकाउंट में। तो इस कंफ्यूजन में आप बिल्कुल भी मत रहिएगा कि भाई मैं इतना ही रख सकता हूँ इस अकाउंट्स में। बाकी अगर हम यहाँ पर कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो भाई स्टेट बैंक में आप चाहे तो होम ब्रांच के माध्यम से कैश डिपॉजिट करो या फिर नॉन होम ब्रांच के माध्यम से कैश डिपॉजिट करो। 1 महीने में आप 3 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में
₹50 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि अगर मैं इंडियन बैंक को लेकर के बात करूं तो इंडियन बैंक में भाई देखो होम ब्रांच में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। होम ब्रांच में आप जितना मर्जी चाहे उतना कैश डिपॉजिट करो, लेकिन नॉन होम ब्रांच में अप टू 50,000 रुपए तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी कि मंथली कैश डिपॉजिट आप अप टू 50,000 रुपए तक कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में ₹1 प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। और मिनिमम आपको ₹25 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें कि आप इनके होम ब्रांच के माध्यम से या फिर नॉन होम ब्रांच के माध्यम से कितने रुपए निकाल सकते हो, तो देखो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप एक महीने में 2 बार कैश विड्रॉवल कर सकते हो अगर आप कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको ₹50 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि अगर आप अपने अकाउंट में ज्यादा मिनिमम बैलेंस वगैरह मेंटेन करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये लिमिट बढ़ा करके दे दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब वहीं पर अगर हम इंडियन बैंक को लेकर के बात करें तो देखो इंडियन बैंक में आप होम ब्रांच के माध्यम से जितना मर्जी चाहे उतने रुपए निकालो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन नॉन होम ब्रांच के माध्यम से 50,000 रुपए तक अप टू आप पैसे निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको ₹2 प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। और मिनिमम आपको ₹25 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ऑफर करता है। और भाई इस डेबिट कार्ड के ऊपर इशुएंस फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ₹200 प्लस जीएसटी आपको देना पड़ता है। और इस डेबिट कार्ड से आप इनके ओन बैंक के एटीएम से एक महीने में आप 10 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में ₹15 प्लस जीएसटी पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। जबकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के माध्यम से करते हो तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और भाई इस एटीएम कार्ड से अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर ₹23 प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर ₹11 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है इस डेबिट कार्ड की कि इस डेबिट कार्ड से आप 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 75,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी बात है। जबकि अगर हम इंडियन बैंक के डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो इंडियन बैंक आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर इशुएंस फीस ₹150 प्लस जीएसटी, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ₹200 प्लस जीएसटी। और भाई यहाँ पर अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई इनके ओन बैंक के एटीएम से आप एक महीने में 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर ₹15 प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर ₹6 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि अगर आप इस एटीएम कार्ड से किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर ₹23 प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर ₹11 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और भाई इस डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 25,000 रुपए तक ही आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बाकी भाई अगर हम इस सेविंग्स अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन लिमिट को लेकर के बात करें तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हो। अब यहाँ पर आपका एक सवाल होगा कि सर मुझे कौन से बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो देखो भाई अगर मैं ट्रांजेक्शन लिमिट को लेकर के बात करूं तो इंडियन बैंक काफी बेहतर है, क्योंकि इंडियन बैंक में आप होम ब्रांच के माध्यम से जितना मर्जी चाहे उतने पैसे जमा करो, जितना मर्जी चाहे उतने पैसे निकालो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। जबकि एसबीआई पर लिमिटेशंस है। वैसे देखा जाए तो एसबीआई का भी सर्विस काफी अच्छा है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और आपका सैलरी वगैरह आता है तो आप एसबीआई की तरफ जा सकते हो, क्योंकि एसबीआई अकाउंट में काफी जल्दी
सैलरी आ जाती है। तो दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन से बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। वैसे दोनों ही बैंक मेरे हिसाब से बेहतर है, आप किसी भी बैंक की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर हम सर्विस चार्जेस को लेकर के बात करें तो भाई एसबीआई बेस्ट है। एसबीआई में आपको चार्जेस थोड़ा सा कम देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ये था आज का वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।